प्यारे बच्चों, समाजशास्त्र का मॉडल सेट 1 विभिन्न गेस पेपरों की सहायता से मैंने तैयार किया है। बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि समाजशास्त्र पर भी मॉडल सेट का क्वेश्चन आंसर बताइए सर, तो उन्हीं के अनुरोध पर मैंने विभिन्न गेस पेपरों को मिलाकर यह मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया है, जिसका हम लोग वीडियो में चर्चा करेंगे। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, घंटी के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। साथ ही वीडियो को ज़रूरतमंदों को जरूर शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। समाजशास्त्र सेट 1 का पहला क्वेश्चन है, वर्ग को परिभाषित करें। तो वर्ग एक समुदाय का कोई भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर शेष भाग से पृथक किया जा सके। दूसरा है, समाज से आप क्या समझते हैं। तो समाज एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है तथा जो एक निश्चित भूभाग में रहता है। तीसरा क्वेश्चन है, जनजाति को परिभाषित करें। तो गिलिन और गिलिन के अनुसार स्थानीय आदिम समूहों के किसी संग्रह को जो एक समान भूभाग में निवास करता हो, एक समान भाषा बोलता हो और एक समान संस्कृति को व्यक्त करता हो, एक जनजाति कहते हैं। चौथा है, नगरीय समाज को परिभाषित करें। तो नगरीय समाज के अभिप्राय ऐसे केंद्रीकृत बस्तियों के समूह से है जिसमें सुव्यवस्थित केंद्रीय व्यापार क्षेत्र, प्रशासनिक इकाई, आवागमन के साधन, संचार सुविधाएं और अन्य नागरिक सुविधाएं रहती है। जनसंख्या का घनत्व भी नगरीय समाज से अधिक होता है। पांचवा क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण को परिभाषित करें। तो पाश्चात्य सभ्यता की नकल के पश्चात उत्पन्न जीवन स्तर में सुधार, शिक्षा में सुधार, नगरीकरण, संचार सुविधा का विकास आधुनिकीकरण कहलाता है। पुरातन विचारों एवं संकीर्णताओं से अपने आप को ऊपर उठाना ही आधुनिकीकरण कहलाता है। छठा है, सामाजिक संरचना को परिभाषित करें। तो समाज के विभिन्न पायदानों पर समाज की समरसता सामाजिक संरचना कहलाती है। सामाजिक संरचना का तात्पर्य समाज की रचना से है। सातवां है, सामाजिक असमानता से आप क्या समझते हैं। तो सामाजिक तौर पर भेदभाव की नीति सामाजिक असमानता कहलाती है। उदाहरणार्थ, नेताओं की एक अपनी जाति है, यह जाति अन्य जातियों को हेय दृष्टि से देखती है। आठवां क्वेश्चन है, जाति और जनजाति में अंतर स्पष्ट करें। तो पहला अंतर है, जनजाति में अंतर विवाह नियम कठोर नहीं होता परंतु जाति में होता है। दूसरा, विभिन्न कार्य एवं पेशा के आधार पर श्रम विभाजन ने जाति प्रथा की शुरुआत की। जनजाति निश्चित भूभाग पर निवास करने का कारण नामित किए गए। नौवां है, ग्रामीण एवं नगरीय समाज के बीच अंतर को स्पष्ट करें। तो पहला अंतर है, ग्रामीण समाज में असुविधाओं का बोलबाला रहता है किंतु नगरीय समाज में मूलभूत सुविधाएं मौजूद रहती है। दूसरा, ग्रामीण समाज में गरीबी व्याप्त है जबकि शहरी समाज खुशहाल होता है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, स्त्री समानता पर प्रकाश डालें। तो समाज में स्त्रियों की स्थिति आज भी अच्छी नहीं है। स्त्रियों के साथ आज भी भारतीय समाज भेदभाव रखता है। राजनीति में आज स्त्रियों की कमी है। नौकरी पेशा वाली महिलाओं को हम हेय दृष्टि से देखते हैं। अतः ज़रूरत है स्त्री समानता की। हमें स्त्रियों को जागरूक बनाना होगा। नौकरियों में आरक्षण प्रदान कर इनकी दशा में सुधार लाया जा सकता है। स्त्री समानता द्वारा ही समाज का चतुर्दिक विकास संभव है। 11 क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था की विशेषताओं की विवेचना करिए। तो जाति व्यवस्था की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, जातियों में खंडात्मक विभाजन। दूसरा, जाति जन्म पर आधारित है। तीसरा, जाति अंतर्विवाहित समूह है। जाति में उच्च निम्न क्रम पाया जाता है और जाति एक बंद वर्ग है। 12 नंबर क्वेश्चन है, जाति एवं वर्ग के बीच अंतर को स्पष्ट करें। तो जाति में जात की प्रधानता होती है जबकि वर्ग में वर्ग की। दूसरा, जैसे ब्राह्मण एक जाति जबकि छात्रों का समूह एक वर्ग है। तीसरा, जाति के कुछ अपने वसूल होते हैं, वर्ग का नहीं। चौथा है, जाति में विवाह संपन्न होते, वर्ग इसे नहीं मानता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, जनजातीय समस्याओं के कारणों पर प्रकाश डालें। तो इसके कारण निम्नलिखित है। पहला, इनमें शिक्षा का अभाव है, इनकी आर्थिक स्थिति बदतर है, मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और सरकारी कार्यक्रमों को लागू करने में सरकार भी रुचि कम लेती है।
चौथा है बिरसा आंदोलन से आप क्या समझते हैं। तो 1871-72 में संथालों का विद्रोह अंग्रेजी शासन के विरुद्ध उभरा, इसका नेतृत्व बिरसा ने किया, अतः इस आंदोलन को बिरसा आंदोलन भी कहते हैं। अंग्रेजों ने बिरसा को गिरफ्तार कर लिया, आंदोलन फिर भी जारी रहा, अंत में अंग्रेजों ने बिरसा भगवान को फांसी दे दी। 15 नंबर क्वेश्चन है हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो भारत में योजनाओं की अवधि में अपनाए गए कृषि सुधारों के फलस्वरूप 1966-68 में अनाज के उत्पादन में 66-67 की तुलना में लगभग 25% वृद्धि हुई। किसी एक वर्ष अनाज के उत्पादन में इतनी अधिक वृद्धि होना एक क्रांति के समान था, इसलिए अर्थशास्त्रियों ने आज के उत्पादन में होने वाली इस वृद्धि को हरित क्रांति का नाम दिया। हरित क्रांति से अभिप्राय कृषि उत्पादन में होने वाली भारी वृद्धि से है, जो कृषि की नई नीति अपनाने के कारण हुई। अतः हरित क्रांति शब्द सन 1968 में होने वाले इस आश्चर्यजनक परिवर्तन के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जो भारत में स्वचालन के उत्पादन में हुआ और अब भी जारी है। हरित क्रांति के फलस्वरूप कृषि उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई और इसका प्रभाव दीर्घकाल में कृषि उत्पादन के ऊंचे स्तर को बनाए रखने में देखा जा सकता है। हरित क्रांति के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। भारतीय अर्थव्यवस्था पर हरित क्रांति के बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिले। इसके फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नया आधार प्राप्त हुआ है। हरित क्रांति के मुख्य प्रभाव निम्नलिखित है। पहला, उत्पादन में वृद्धि। हरित क्रांति के फलस्वरूप फसलों के उत्पादन में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई। 66-67 के वर्ष, जिसे हरित क्रांति का वर्ष कहा जाता है, में अनाज का उत्पादन 950 लाख टन हो गया। दूसरा, किसानों की समृद्धि। हरित क्रांति के फलस्वरूप किसानों की अवस्था में काफ़ी सुधार हुआ, उनका जीवन स्तर पहले से ऊंचा हो गया, कृषि एक लाभदायक व्यवस्था माना जाने लगा। किसानों की समृद्धि से औद्योगिक उत्पादों की मांग में भी तेजी से बढ़ी है। तीसरा, पूंजीवादी खेती को प्रोत्साहन। वे किसान जिसके पास 10 हेक्टेयर या इससे अधिक भूमि थी और साधन संपन्न थे, उन्होंने पूंजीवादी खेती को प्रोत्साहित किया। चौथा है खाद्य सामग्री के आयात में कमी। हरित क्रांति के फलस्वरूप भारत में खाद्य सामग्री के मामले में आत्मनिर्भरता बढ़ी और विदेशों से खाद्य सामग्री का आयात कम हो गया। पांचवा है उद्योगों का विकास। हरित क्रांति के कारण उद्योगों के विकास पर काफ़ी उचित प्रभाव पड़ा। कृषि यंत्र उद्योगों का तेजी से विकास हुआ, रासायनिक खाद और ट्रैक्टर आदि बनाने के कारखाने खोले गए, डीजल इंजन, पंपसेट आदि के नए कारखाने स्थापित किए गए। आर्थिक विकास एवं स्थिरता का आधार। भारत जैसे देश में जहां 29% राष्ट्रीय आय कृषि से प्राप्त होती है, सरकारी बजट और यातायात पर कृषि का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। कृषि उत्पादन में होने वाले वृद्धि से देश में आर्थिक विकास, स्थिरता और आत्मनिर्भरता के उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता मिलती है। सातवां है विचारधारा में परिवर्तन। भारत जैसे विकासशील देश में जहां अधिकतर किसान अनपढ़, रूढ़िवादी और अंधविश्वासी हैं, हरित क्रांति का एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। लोग अब विज्ञान के महत्व को समझने लगे हैं। भारतीय किसानों ने शीघ्रता से कृषि की नई तकनीक को अपनाया है, वे नए विचारों और तकनीक को ग्रहण कर रहे हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है भूमंडलीकरण के सकारात्मक परिणामों की विवेचना करें। तो भूमंडलीकरण मुक्त बाजार की स्थिति में विश्व की अर्थव्यवस्था के एकीकरण की प्रक्रिया है। मुक्त बाजार में व्यापार और पूंजी का मुक्त प्रवाह है तथा लोगों का राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार जाना शामिल है। इसलिए भूमंडलीकरण की पहचान नई विश्व व्यापार व्यवस्था तथा व्यावसायिक बाजारों के खुलने से। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने भूमंडलीकरण के प्रसार में काफ़ी मदद की है। सकारात्मक प्रभाव। भूमंडलीकरण की स्थिति में आंतरिक व्यवस्था में विदेशी निवेश प्रचुर मात्रा में होता है। जिन देशों में आंतरिक संसाधनों की कमी होती है, उन देशों में विदेशी पूंजी आर्थिक विकास की गति से तेज बना देती है। भूमंडलीकरण से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। अधिक रोजगार और अधिक आर्थिक विकास जनता के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। अर्थव्यवस्था में उदारीकरण वंचित समूहों के लिए एक नई आशा उत्पन्न करेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूमंडलीकरण व्यावसायीकरण, हिस्सेदारी के बीच सहयोग और भाईचारा बढ़ाता है। सरकारों के बीच भी सहयोग में वृद्धि करता है। 17 नंबर क्वेश्चन, भारत में क्षेत्रीयतावाद के कारणों की विवेचना करें। तो क्षेत्रवाद किसी राज्य, यहाँ राज्य होगा, के विभिन्न क्षेत्रों के नागरिकों की एक संकुचित धारणा है, जिसके कारण किसी क्षेत्र विशेष के व्यक्ति राष्ट्र की तुलना में अपने ही क्षेत्र के हितों और स्वार्थों की पूर्ति की मांग करने लगते हैं। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद देश के सभी क्षेत्रों का विकास संतुलित रूप से नहीं हो पाया, जिसके कारण क्षेत्रीय भावनाओं को बल मिला और क्षेत्रवाद का उदय हुआ। स्वतंत्र कश्मीर, खालिस्तान, पृथक नागालैंड आदि की मांग उठने लगी। दक्षिण भारत में भी भाषा एवं अन्य कारणों के पृथक राज्यों की मांग उठने लगी। प्रारंभ में द्रमुक, द्रविड़, मुनेत्र, कड़गम,
पार्टी ने भारत से पृथक होने की धमकी देना शुरू किया। 1963 में भारत सरकार ने कानून को पास करके विघटनकारी शक्तियों को नियंत्रित किया। उन्होंने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने संघ से अलग होने की मांग छोड़ दी, परंतु राज्य के लिए अधिक अधिकार की मांग की। इसी प्रकार अकाली दल ने 1950 से 1960 तक पंजाबी सूबे की मांग की जाने लगी। 1983 से 1992 तक उग्रवादियों द्वारा हिंसक कार्रवाई की जाती रही। असम राज्य के मिजोरम पहाड़ी नेता भारत संघ से अलग होने की मांग कर रहे थे। क्षेत्रवाद के कारण समय समय पर भाषा के आधार पर भी राज्य की मांग की जाती रही है। 1953 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई। 1956 में भाषा के आधार पर 19 राज्यों का गठन हुआ और बाद में राज्यों की स्थापना की गई। क्षेत्रीय असंतुलन क्षेत्रवाद का कारण। क्षेत्रीय असंतुलन ही क्षेत्रवाद का सबसे बड़ा कारण है। देश के कोई भाग उपजाऊ है तो कोई पथरीला, कोई रेगिस्तानी है तो कोई पहाड़ी। देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती है। क्षेत्र के असंतुलन से क्षेत्र के लोगों में असंतोष पैदा होते हैं। क्षेत्रीय असंतुलन के कारण ही क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का जन्म होता है और वे राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा क्षेत्रीय हितों की पूर्ति की मांग करने लगते हैं। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड आदि देश के कुछ ऐसे भाग हैं जहां आर्थिक विकास पर्याप्त नहीं हुआ है। सीमा और नदी जल बंटवारे के कारण भी वैमनस्य पैदा होता है और इस प्रकार क्षेत्रीय असंतुलन क्षेत्रवाद को बढ़ावा देता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, संचार तथा सामाजिक परिवर्तन पर प्रकाश डालिए। तो आधुनिक युग में संचार साधनों का सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण स्थान है। यह जन्मजात तथा जन चेतना का सशक्त माध्यम है। संचार साधनों के द्वारा लोक संस्कृति को जीवंत करने का कार्य किया जा रहा है। कंप्यूटर, इंटरनेट आदि के विकास से संबंधित अनेक प्रकार के वैज्ञानिक यंत्र विकसित हो रहे हैं। संचार साधनों के विकास से मानव अधिकार संबंधी सूचना तीव्रतम गति से फैलाने में मदद की है। युवा के विकास की क्रियाशीलता, ज्ञान, नौकरी, प्रतियोगी परीक्षाओं आदि से संबंधी आवश्यक सूचनाएं टीवी, रेडियो, अखबार, इंटरनेट आदि से प्राप्त होती है। अतः स्पष्ट है कि आधुनिक संचार माध्यमों ने ज्ञान, विज्ञान, सूचना, अनुभव आदि को आसान बना दिया है, जिसका प्रभाव मानव समाज तथा संस्कृति को तीव्र गति से प्रभावित करने में योगदान दे रहा है। और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों के लिए सरकार के प्रयत्नों पर प्रकाश डालिए। तो पहला है, शिक्षा के क्षेत्र में निःशुल्क उच्चतर शिक्षा लागू की गई है। दूसरा, तृतीय पंचवर्षीय योजना में छात्राओं हेतु निःशुल्क छात्रावास योजना लागू की गई है। तीसरा, जनजातीय विकास योजनाओं को लागू किया गया है। चौथा, इनकी आर्थिक समस्या हल हेतु नरेगा योजना शुरू की गई है। और पांचवा है, इन्हें इंदिरा आवास प्रदान किया जा रहा है। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।